नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको ऋतुराज की कविता कन्यादान की व्याख्या आपको बताऊंगा। कन्यादान शीर्षक से कवि ऋतुराज ने जो समाज में स्त्री के जो परंपरागत आदर्श हैं, जो समाज ने गढ़ लिए हैं, जिसके कारण से स्त्री को समाज में बंधन महसूस होता है, उनको नकारने की बात कही है, उनको चुनौती दी है और एक माँ के रूप में अपनी बेटी को नए जीवन में प्रवेश करने के लिए विवाह के उपरांत की जो समस्याएं हैं उसकी ओर उसका ध्यान खींचा है और अपने अधिकारों के संघर्ष के लिए भी उसे समझाने की कोशिश की है इस कविता के माध्यम से। आप देखेंगे कि इस कविता में एक कवि के रूप में समाज के अनुभवों का, समाज के व्यवहारिक अनुभवों को रेखांकित करने की कोशिश दिखाई देती है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। एक माँ जब अपनी बेटी को विदा करती है, विवाह के उपरांत वो विदा करने वाली होती है, तो उसे ऐसा लगता है कि यह उसकी अंतिम पूंजी थी, जो उसने जीवन में संचित की थी, वह अब दूसरे को दान में दे रही है। यहाँ कन्या के लिए दान शब्द का प्रयोग किया है कि कन्या का दान दूसरे को दिया जा रहा है। आज से वो घर से विदा हो रही है, तो उस माँ को ये लगता है कि उसके सुख और दुख की वो साझीदार थी, उसके लिए वो एक अंतिम पूंजी जैसी है और वो उसको किसी को दान में दे रही हो। ये उसका दुख बहुत ही प्रामाणिक है। प्रामाणिक का मतलब कि प्रमाणों से सिद्ध किया हुआ है, यानी जीवन में उन दुखों को उसने स्वयं बर्दाश्त किया है, स्वयं उन दुखों का उसने अनुभव किया है जो विवाह के उपरांत अक्सर लड़कियों को उठाने पड़ते हैं। इसलिए वह अपनी बेटी को विदा करते वक्त काफी चिंतित महसूस होती है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी का मतलब है यहाँ पर अनुभव। वह अनुभवी नहीं थी, उसे भविष्य में होने वाली जो समस्याएं हैं या जो आने वाले दुख हैं उसके बारे में कोई अनुभव नहीं था। क्योंकि अभी माता पिता के संरक्षण में, उनकी देख रेख में बड़े ही लाड़ प्यार और स्नेह से उसका पालन पोषण हुआ था। उसे समाज के अनुभव नहीं थे, समाज में होने वाले दुखों का अनुभव नहीं था, इसलिए वह अनुभवी नहीं थी। वह भोली और सरल थी, क्योंकि उसका अभी जीवन बहुत ही सहज और सरलता से भरा रहा है। उसे विवाह के उपरांत प्राप्त होने वाले सुखों का आभास तो होता था, यानी समाज में या आपस की चर्चा में जब लड़कियों के बीच या समाज में महिलाओं के बीच विवाह के को एक महिमा मंडित किया गया है। वैसे हमारे समाज में विवाह एक संस्कार है, बहुत ही पवित्र बंधन माना गया है, बहुत पवित्र कार्यक्रम माना गया है, एक संस्कार माना गया है, लेकिन ये भी जटिलताओं और समस्याओं से भरा है स्त्री जीवन के लिए। तो उन सुखों का वो आभास यानी महसूस तो कर सकती थी, लेकिन उसके पीछे छिपी जिम्मेदारियों, उससे उत्पन्न दुखों, वहां ससुराल में होने वाले शोषण की उसे जानकारी नहीं थी। अर्थात उसे दुख पढ़ना, बांचना माने होता है पढ़ना, दुख पढ़ना नहीं आता था। वह क्या पढ़ सकती थी? वह पाठिका थी, यानी वह पढ़ सकती थी सिर्फ धुंधला प्रकाश। उसे सुख का कुछ धुंधला प्रकाश ही नजर आता था, यानी भविष्य में होने वाली जो गतिविधियां हैं, भविष्य में होने वाले जो जिम्मेदारियां हैं, जो वस्त्र और आभूषण विवाह में दिए जाएंगे, जो उसका मान सम्मान होगा, उन सुखों को वो थोड़ा बहुत महसूस कर पाती थी। यही है धुंधले प्रकाश को समझना। वह बाहरी दुनिया के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती थी। वह कुछ तुक और लयबद्ध पंक्तियों, ये संगीत या कविता के लिए एक विशेषता है। कहने का यहाँ तात्पर्य है कि जीवन में जो छोटे छोटे सुख प्राप्त होते हैं, या जो छोटे छोटे सुख प्राप्त हो सकते हैं लड़की को, सिर्फ वही वो पढ़ सकती थी या उन्हीं चीजों के बारे में उसे बताया गया था। लेकिन चूंकि माँ ने अपने जीवन में तमाम ऐसे अनुभव प्राप्त किए, बहुत ऐसे कष्ट प्राप्त किए, बहुत ऐसे जीवन की समस्याओं को उसने बर्दाश्त किया, जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उन्होंने काफी कठिनाइयों को सहन किया, इसलिए वो लड़की को समझाते हैं।
वो लड़की को सीख देना चाहती है। वो कहती है माँ कि माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने अपनी लड़की को सीख दी कि पानी में झांक करके, अर्थात अपना प्रतिबिंब देख करके, अपना स्वरूप दर्पण में या पानी में देख करके अपने सौंदर्य पर मोहित मत हो जाना, क्योंकि ससुराल पक्ष या समाज महिलाओं की सुंदरता, उनकी कोमलता, उनकी सरलता की प्रशंसा करके उनका अप्रत्यक्ष रूप से शोषण ही करता है। उन्हें अधिकाधिक जिम्मेदारियां प्रदान करता है। उनके मातृत्व का महिमा में वर्णन करके उन्हें तमाम प्रकार की जिम्मेदारियां सौंप देता है। इसलिए उन्होंने कहा माने कि तुम अपने चेहरे पर अति प्रसन्न मत होना, मोहित मत होना, क्योंकि सुंदरता क्षणिक है। व्यक्ति के गुण, व्यक्ति का व्यवहार ही उसे स्थायी रूप से किसी भी समाज में या परिवार में मान सम्मान दिला सकता है। आग रोटियां सेकने के लिए है। रोटियां सेकने का मतलब गृहस्थी की जिम्मेदारी उठाना। महिलाओं को ससुराल में जाकर के घर गृहस्थी, किचन, इन सब की जिम्मेदारियां उठानी होती हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आग का सही उपयोग रोटियां सेकने में है। रोटियां सेकने के लिए है, स्वयं को जलाने के लिए नहीं है। अर्थात परेशानियों से ऊबकर या अत्याचार और शोषण से परेशान होकर आत्महत्या मत करना, यानी अपने आप को नष्ट मत करना, बल्कि अपने अधिकारों के लिए आपको वहां लड़ना है, संघर्ष करना है और अत्याचारों का विरोध करना है। जिम्मेदारी का निर्वाह करना है, लेकिन अत्याचार सहन नहीं करना है। ससुराल या समाज द्वारा दिए जाने वाले, परिवार द्वारा दिए जाने वाले वस्त्र और आभूषण, ये एक तरह के शाब्दिक भ्रम है। यानी शब्द के माध्यम से आपको ऊंचा आदर्श दे दिया जाता है, आपको बहुत मान सम्मान दे दिया जाता है, और व्यक्ति उस मान सम्मान और उस ऊंचे ऊंचे शब्दों की मर्यादा को बनाए रखने के लिए तमाम प्रकार की पीड़ाओं को सहन करता है। अक्सर जब आपको एक ऊंचा पद या परिवार में बड़ा पद या मान सम्मान दे दिया जाता है, तो आपके बहुत से अधिकार स्वाभाविक रूप से छिन जाते हैं, क्योंकि आपको उस पद और उस मान को बनाए रखने के लिए बहुत सी चीजों से वंचित होना पड़ता है। तो माँ ने ये सीख दी कि ये एक शब्द है जो भ्रम पैदा करते हैं आपको सुख का, जो भ्रम पैदा करते हैं आपको बहुत अधिक मान सम्मान दिए जाने का। ससुराल पक्ष अक्सर वस्त्रों का दान करके या वस्त्रों को दे करके, आभूषण बनवा करके, लेकिन वास्तव में उन आभूषणों पर अधिकार स्त्री का नहीं होता है। वो सिर्फ अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए पहनने ओढ़ने तक ही वो दिए जाते हैं। जब वास्तविक जीवन में या जीवन में जब अधिक आवश्यकता होती है, तब उनसे अधिकांशतः वो आभूषण छीन ही लिए जाते हैं। उसमें अधिकार पुरुष प्रधान समाज का होता है, परिवार के पुरुष सदस्यों का होता है, लेकिन हमेशा स्त्री को ये भ्रम बना रहता है कि ये आभूषण उसके हैं, ये उसकी संपत्ति है। तो इन शाब्दिक भ्रमों से तुम दूर रहना, क्योंकि ये बंधन है स्त्री जीवन के। क्योंकि माँ ने अपने जीवन में इन चीजों को अनुभव किया है, प्रामाणिकता के साथ अनुभव किया है, इसलिए उसने माँ बेटी को अपनी ये सीख दी। सबसे अंतिम जो दो पंक्तियां हैं बहुत ही मार्मिक है और बहुत ही जिम्मेदारी भरी हैं कि माँ ने कहा कि लड़की होना, यानी वो लड़की होने पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही है। लड़की का जीवन है तो उसकी जो सरलता है, कोमलता है, सौम्यता है, शालीन व्यवहार है, ये सभी बनाए रखना, यानी इन चीजों को नकारने की बात नहीं कही गई है। इन चीजों को समाप्त करने के लिए माँ सीख नहीं दे रही है। यानी कवि समाज को ये कहना चाहता है कि लड़की जैसे सारे गुणों के साथ भी लड़की जैसी जो परंपरागत कमजोरियां गढ़ी गई हैं, जो निर्बलता बढ़ाती हैं, जो आपको कमजोर करती हैं, जो आपको शोषण सहने के लिए मजबूर करती हैं, अपने अधिकारों से वंचित करती हैं, ऐसी लड़की के रूप में दिखाई मत देना। यानी उस परिवार में जाकर के इस तरह से लड़की मत होना है कि परंपरागत रूप से जो चीजें या रूढ़ियां गढ़ ली गई हैं उसके हिसाब से तुम शोषण सहन करती रहो, अत्याचार सहन करती रहो, इस तरह से तुम निर्बल मत दिखाई देना। तो आपने देखा कि इस कविता में एक माँ ने अपनी बेटी को सीख दी है,
उसने परंपरागत जो आदर्श हैं उसकी छवि से बाहर निकालने की कोशिश की है। उसने लड़की को लड़की जैसी जो शालीन गुण है, सौम्य गुण है, उसकी कोमलता है, इन सभी को भी बरकरार रखने की बात कही है। लेकिन लड़की जैसी जो कमजोरियां हैं समाज ने जो गढ़ दी हैं उसको उससे दूर रहने की बात कही है। घर की जिम्मेदारियां अर्थात रोटी सेकने की बात तो कही है, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ साथ ये आगाह किया है कि अपने स्वरूप पर, अपनी सुंदरता पर मोहित मत हो जाना और ये आग रोटियां सेकने तक ही सीमित रखना, अपने आप को जलाने या अपने आप को नष्ट करने के लिए नहीं है। ये आत्महंता नहीं है। आत्महीनता के बोध में तुम अपने आप को नष्ट मत कर लेना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ की व्याख्या समझ में आ गई होगी। अब मैं संक्षिप्त रूप से प्रश्न अभ्यास की चर्चा करना चाहूंगा। पहला प्रश्न है आपका, आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना, कि लड़की जैसी जो गुण है, शालीनता, उसकी कोमलता, उसके गुण, अपने गुणों के साथ लड़कियों को लड़की जैसा होना चाहिए। लेकिन जो समाज ने परंपरागत आदर्श गढ़ दिए हैं उसके पीछे खड़े रह करके शोषण करता है समाज, अत्याचार करता है, अधिकारों से वंचित कर देता है। तो उस तरह की लड़की तुम मत बने रहना। तुम अपने अधिकारों के लिए लड़ना, संघर्ष करना और अत्याचार मत सहन करना, लेकिन लड़की जैसा रहना अर्थात अपनी जिम्मेदारियों के साथ, अपनी संपूर्ण कोमलता के साथ अपने आप को वहां रखना। प्रश्न नंबर 2 है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कवि ने यहाँ नारी जीवन के कष्टों की ओर संकेत किया है। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत है? तो आपने देखा कि नारी जीवन के कष्टों की ओर संकेत किया गया है। लड़की ससुराल में घर गृहस्थी और रसोई संभालती है, लेकिन उसे अनेक बार अपने अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, उसे शोषण का शिकार होना पड़ता है। तो लड़की को इसके लिए आगाह किया गया है कि आग से सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, अर्थात रोटी सेकनी है, स्वयं को नहीं जलाना है, अपने आप को नष्ट नहीं करना है, बल्कि संघर्ष करना है। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? क्योंकि अपने विवाह से पहले जो उसने सुख के सपने देखे थे वो जीवन में उसने नहीं प्राप्त किए, उन्हें काफी कष्टों का सामना करना पड़ा और इसलिए उसने अपनी बेटी को, जिसे वो अभी सयानी नहीं मानती है, जिसे वो अभी भोली और सरल मानती है, इसलिए उसे आगाह किया कि जिससे वो सिर्फ सुख के सपनों में ही न लिपटी रहे, बल्कि हकीकत की दुनिया का सामना करे और संघर्ष करे। प्रश्न नंबर 3 है, पाठिका थी वे धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। इस में लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो वह धुंधले प्रकाश को ही पढ़ सकती थी। कहने का मतलब कि विवाह को जो गरिमा प्रदान की गई है, विवाह के लिए बड़े बड़े आदर्श गढ़े गए हैं, बहुत से सुख के सपने तैयार किए गए हैं। तो कवि कहता है कि माँ को ये लगता है कि उसकी लड़की अभी अबोध है, अभी उसे समाज का व्यवहारिक अनुभव नहीं है, इसलिए वह विवाह के उपरांत आने वाले सुखों की सिर्फ कल्पना कर सकती है, अर्थात वो समाज का थोड़ा बहुत प्रकाश ही देख पाती है। उसे कुछ जीवन में आने वाले तुक और लयबद्ध जो पंक्तियां होती हैं, जो संगीत होता है, संगीत का प्रारंभिक स्वरूप ही वो जानती है, अर्थात सुख के प्रारंभिक चरण का ही उसे अनुमान है। उसे जीवन के यथार्थ का अनुभव नहीं है। जीवन की जो कटु समस्याएं हैं, कटु अनुभव हैं, उनके बारे में वो नहीं जानती है। अभी वो पढ़ना नहीं जानती है, अभी वो उन चीजों को समझ नहीं पाती है, क्योंकि वह अभी भोली और सरल है। प्रश्न नंबर 4 में है कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लगती है? क्योंकि माँ ने जो जीवन में अनुभव प्राप्त किए, जीवन में माँ को जो भी सुख दुख प्राप्त हुए, उसको वो अपनी बेटी से साझा करती थी। यानी पुरुष प्रधान समाज में पूरे परिवार में बेटी ही है जिसे माँ को अपने जैसी लगती है। जब वह भी बेटी थी और उसने अपने पिता के आंगन में जिस तरह से खेला कूदा था, बड़ा था, बड़ी हुई थी, उसने अपने जीवन में आनंद उठाए थे, उसी रूप में उसे अपनी बेटी बढ़ती हुई लगती है। उसे अपने जीवन के सभी संपूर्ण संपत्ति जैसी वो लगती है। लेकिन जब वही संपत्ति विवाह के उपरांत वो किसी को दान में देती है, विदा करती है, तो उसे लगता है कि उसकी अंतिम पूंजी भी चली गई। अब उसकी सुख दुख की साझीदार कोई नहीं रह गया। प्रश्न नंबर 5 है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी?
माँ ने बेटी को कहा कि अब तुम स्वयं अपनी सुंदरता पर मत रीझना, गर्व मत करना, क्योंकि सुंदरता को वस्त्र और आभूषण देकर के उसको और बढ़ाया जाएगा, तुम्हें सम्मोहित किया जाएगा और उसके पीछे तुम्हारे जो अधिकार हैं वो छीन लिए जाएंगे, तुम्हारा शोषण किया जाएगा, तुम्हें जिम्मेदारियां दे करके तुम्हें अपनी जो सुख हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए तुम प्रशंसा पर रीझना मत, तुम भोली और कमजोर मत दिखना, यानी लड़की जैसी मत दिखना कि बहुत ही सरल मत दिखना, बहुत ही कोमल मत दिखना, बल्कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना, अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाना, तुम आग से रोटियां सेकना, बल्कि स्वयं को मत जलाना, अत्याचार मत करना। तो इस तरह से माँ ने बेटी को अनेक प्रकार की सीख दी है, जिससे कि वो भविष्य में आने वाली यथार्थ जीवन का सामना कर सके, समस्याओं का सामना कर सके और जीवन को सुख में बना सके। तो इस प्रकार प्रश्न अभ्यास के ये प्रश्न हो गए। इसमें और भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, आपको व्याख्या समझ करके पढ़ करके अपने हिसाब से भी उत्तर तैयार कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अंत में मैं आपको इस संदर्भ से जुड़ी हुई 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में, पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में, पूछ उन परिंदों से जिनके अपने घर नहीं होते। धन्यवाद।